नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक लेटर जो है वो सामने आया है, जिसको लेकर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी ले चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से, जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं बोट में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें वाराणसी से। आपको बता दें, प्रदेश में जो गंगा का जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी सारे जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ बाढ़ का प्रकोप है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की जा रही है और जिसका निरीक्षण करने खुद ज़मीन पर उतरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बोट के माध्यम से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है लोगों के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की सियासत की। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का एक लेटर वायरल हुआ है और लेटर जो है उसमें नियुक्ति की बात कही गई है। 4 लोगों की नियुक्ति की बात कही गई है विभागों में, जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। आज इसी पर बात करेंगे। सियासत गर्म, लेटर बम। उत्तराखंड में लगातार भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक लेटर बम ने उत्तराखंड में हलचल मचा दी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में भी अब भूचाल आ गया है। मामला चर्चाओं में रहने वाली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के लेटर बम का है, जहां उन्होंने एक लेटर अपने विभाग को लिखा है जिसमें 4 लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक और बीजेपी नेता रेखा आर्य का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा इसी पर, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री रेखा आर्य द्वारा जारी किए गए लेटर बम से अब विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण पर मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि अगर कोई भी मेरे लिए किसी भी तरीके की समस्या लेकर आएगा तो मैं उसके लिए तत्पर खड़ी हूं। और यही वजह है कि हमने उन बेरोजगारों का संज्ञान लिया और उन्हें जल्द ही जहां जहां विभाग में लिया जा सकता है यथाशीघ्र समायोजित करने के आदेश दिए हैं। मैं ये मानती हूँ कि यदि आप भी मुझे कोई पत्र लिखेंगे, कोई भी व्यक्ति मुझे पत्र लिखेगा, मुझे उस पर क्या करना चाहिए? क्या वो पत्र का संज्ञान नहीं लेना चाहिए या उस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित करना चाहिए? निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और हर एक पत्र का जो है जो उस पर उचित कार्रवाई हो उसके लिए निर्देश देना मेरा काम है। वही मैंने पहले भी किया है, आज भी किया है, आगे भी करते रहूंगा।
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यदि रेखा आर्य की ओर से कोई पत्र नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है तो यह गलत है, और यदि किसी की कोई समस्या का निराकरण को लेकर पत्र लिखा गया है तो यह उनका कर्तव्य है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम आज आपके सबके सामने एसटीएफ की जो भर्ती घपले में जो जांच चल रही है वो आपके सामने है। और रेखा आर्य जी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक जीवन जो भी व्यक्ति होता है उसके सामने कोई अगर कोई समस्या को लेकर के आते हैं, उसको लेकर के उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। लेकिन नियुक्ति को लेकर के अगर कोई नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं तो गलत है। और लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री हो चाहे राजनीतिक पद पे किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसका दायित्व जनता के कार्यों का समाधान करने का रहता ही है। उसी अनुरूप वो पत्र मुझे लगता है गया होगा। वहीं नियुक्ति लेटर को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नियुक्तियों को लेकर लगातार उत्तराखंड में जांच हो रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पत्र लिखकर 4 लोगों को नियुक्त करने की बात कही है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उत्तराखंड में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, पिटारा खुलते चला जा रहा है, परत दर परत उधरती चली जा रही है। और इसी क्रम में रेखा आर्य जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं, उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही हैं पशुपालन और मत्स्य विभाग के, जिसमें 4 उत्तरकाशी के युवाओं को नौकरी देने के लिए वो सिफारिशी पत्र लिख रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि भाजपा के तमाम मंत्री सीधा अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को सिर्फ लेटर से भर्ती दे रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी लगातार इस तरीके के मामले प्रदेश में आए हैं, जिसमें भाजपा सरकार इन भर्तियों और धांधली में शामिल है और गलत को छिपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जैसा कि देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने करीबियों को एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार से सीधा लेटर से सीधा ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ये नियम विरुद्ध है। और इसमें कहीं ना कहीं नियमों को ताक पे रखकर उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके भविष्य को गर्त में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। साथ ही जो युवा जिन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि जब हम पढ़ लिख करके आएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन आज उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अपने करीबियों को, अपने ओएसडी के रिश्तेदारों को, उनके परिवार के लोगों को एडजस्ट करने के लिए बैकडोर से एंट्री करा रही है। लगातार प्रदेश में एक के बाद एक नए घोटाले सामने आ रहे हैं। वहीं 2020 में दिए गए नियुक्ति पत्र पर सियासत भी गर्म हो गई है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि जो अपनी मेहनत से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। अब इस नए प्रकरण लेटर बम को लेकर सरकार कितना सचेत रहती है और क्या कार्रवाई करती है अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है। उत्तराखंड ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि कोई भी मेरे पास आ सकता है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और कोई भी अगर आता है तो मैं उसके लिए खड़ी हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहना है कि ये पहले भी होता आया है और अपने सगे संबंधियों की सिफारिश की जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सबसे पहले उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी भाजपा प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ सूरज सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज सिंह जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा राजू मौर्य हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं,
सर आपका भी स्वागत। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत बहुत आपका स्वागत। शुरुआत सुनीता जी आप ही से करेंगे। इसके पहले भी कहा गया था कि जब विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियां हुई थी तब भी काफी हंगामा हुआ था। इसको ये कहा जा रहा है कि सिफारिश जो है अपने लोगों की जा रही है, कैसे माने इसे? शैलेंद्र जी, पहले तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, स्टूडियो में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो बहुत शोर हो रहा है, तरीके से जो नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल जी हाँ, तो देखिए जैसा कि शैलेंद्र जी ने यहाँ पे पूछा और मैं बताना चाह रही हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से यूके SSS का मैटर है या विस का मैटर है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस पे कार्य कर रही है और आगे जो जितने भी कार्यों को अंजाम दे रही है वो बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पे कहूंगी कि एक सराहनीय उनके कदम है। और इन्हीं सभी वजहों से आज प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद है, एक आस है कि प्रत्येक जितने भी जो जनता हमारी है, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत करके ये सब चीजें जो है हासिल की हैं, उनके साथ में न्याय हो, उनका कहीं पे भी अहित ना हो। अब जहां तक जनप्रतिनिधि की आपने बात करी, कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मैं तो ND तिवारी के जमाने से बताना चाहती हूँ कि ND तिवारी जी ऐसे नेता रहे हैं अपने जमाने में कि आज हर कोई उनके जो राजनीतिक जीवन था, जो उन्होंने प्रदेश के लिए कार्य किया, उन सबको अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। जो भी राजनीति के क्षेत्र में, जो भी व्यक्ति राजनीति में आता है, वो एक बार ND तिवारी जी के उस राजनीतिक कार्यकाल को जो उन्होंने एक प्रदेश में रोजगार के माध्यम से बूस्टअप करने की कोशिश की थी, उसको सभी अनुसरण करना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि हरीश रावत जी ने उनको कभी भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, उनको बड़े नेता के रूप में नहीं माना। लेकिन देखिए सूरज को हम कितना ग्रहण लगा सकते हैं, कब तक लगा सकते हैं? उन्होंने अपने कार्यकाल में कार्य किए जो आज तक मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, अन्य दल है, सभी लोग कभी ना कभी अपनी बातचीत में उनके कार्यों का जरूर जो है वो बात रखते हैं। अभी जनप्रतिनिधि की जहां तक बात आ रही है और ये जो लेटर बम फोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जनता जो होती है, जनता से अगर कोई जनप्रतिनिधि मिल जाते हैं किसी भी विषय को लेके, तो जनता बहुत खुश हो जाती है कि उनको लगता है हमारा आधा काम हो गया। अब जनता का ये रहता है कि हमारा जो काम है, हम लोगों को रोजगार की जरूरत है या हम लोगों का फलानी जगह पे फलाना कार्य है, अगर इसमें माननीय मंत्री जी अपनी स्तुति दे देंगे तो उनके जो उनकी पीड़ा होती है उसका भी मैं कहूंगी वहां पे आधा जो 50% है उसका हरण हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स होते हैं जिसमें कई बार जनप्रतिनिधि धर्म संकट में भी होते हैं कि ठीक है, अगर विभाग में देखिए जनप्रतिनिधियों का काम है, अगर उनकी जनता उनके सामने कोई मैटर लेकर आ रही है तो उस मैटर को वो आगे करे, गो थ्रू करे। अब विभाग में जिस जगह पे वो लेटर जाते हैं, जहां पे उनको विधि सम्मत उसमें कार्य करना होता है, उनकी जिम्मेदारी खास हो जाती है कि वो किस तरीके से उन चीजों को जो है विधिवत रूप से करें। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जनप्रतिनिधि के नाते उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है जिसे वो उसका निर्वहन कर रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार वाली बात इसमें कहीं से नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही निराधार है। ठीक है, सूरज सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सूरज सिंह जी, जैसा कि सुनीता जी ने कहा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है और उस जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने ही सिफारिश की। हम चाहेंगे सूरज सिंह जी आप अपना ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर लें। हेलो जी, देखिए शैलेंद्र जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो जो है सिफारिश करें, तो मैं नहीं समझता कि एक मंत्री के रूप में जनप्रतिनिधि तो एक विधायक होता है, एक ग्राम का प्रधान भी होता है, एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी होता है, जिला पंचायत सदस्य भी होता है। अब जहां तक जनप्रतिनिधि का सवाल है और मंत्री का सवाल है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मंत्री पहले जनप्रतिनिधि भी होता है, वहां तक तो बात ठीक है, परंतु क्या एक मंत्री जो है सचिव को निर्देश देगा
कि आप फला व्यक्ति को जो है नियुक्ति दें, तो क्या ये राज्य के अन्य युवाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं है? जब हमने कोई भर्ती की प्रक्रिया बनाई है, ये कार्यपालिका के सदस्य होने के नाते, कार्यपालिका का अभिन्न अंग होने के नाते, मंत्री जी जो भर्ती की प्रक्रिया है, क्या उसको जो है ओवरटेक करेंगे? तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से यूके SSC का जो मामला है और तमाम जो भर्तियां हो रही हैं उत्तराखंड में, केवल भाई भतीजे को जो है नौकरी देने का काम हो रहा है। और ये बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। और जीरो टॉलरेंस की सरकार इस प्रकार से जब काम करती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो युवा पिछले कई सालों से, 4-5 सालों से जो लगातार तैयारी कर रहे थे, अरे कम से कम उस पिता से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसके 2-2, 3-3 बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, वो कोचिंग ले रहे हैं, लंबी चौड़ी फीस दे रहे हैं, बच्चे रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में कोचिंग जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनके हिस्से की नौकरी को सिफारिशी पत्र के आधार पर दे दिया जाता है। दूसरे लोग जो है उनकी नौकरी को झटक लेते हैं। तो आप ये बता दीजिए ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना नौकरी के लिए ये योग्यता है, या पढ़ा लिखा होना या तैयारी करना ये योग्यता है? केवल और केवल इस प्रकार से अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, अगर अब तो ये सारा हमारा जो तंत्र है, इस तंत्र से लोगों का विश्वास हट जाएगा। केवल सिफारिशें होती रहेंगी, आपको या आपके रिश्तेदार को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना, उसका सदस्य होना, उससे नजदीकियां होना, आपके संपर्क मंत्री से होना, ये अगर इस प्रकार से अगर चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश का युवा जो है अपने को ठगा सा महसूस करेगा, और ये युवाओं के साथ में धोखाधड़ी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर 4 लोगों की सिफारिश की जाती तो बाकी जो युवा हैं, जो बाकी तैयारी कर रहे हैं, उनमें क्या खामी है? उनको क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? अगर आपको सिफारिश करनी है बाकी विभागों में कीजिए जहां किसी कुछ काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन नौकरी में सिफारिश करना वो ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं राजू मौर्य जी, उनकी भी राय जानेंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे जो सिफारिश है वो कहां तक गलत है, और जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सिफारिश कर सकते हैं, इसका अधिकार है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर होती है जहां, वहां होते हैं हम। मुद्दे उठाने में माहिर, नहीं किसी से कम। दर्शकों का स्नेह और प्रेम हमें लाया आपके और करीब। के न्यूज इंडिया अब टाटा स्काई यानी टाटा प्ले के चैनल नंबर 532 पर। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। और भी सटीक और धारदार, सत्य है सारथी, खबर है सरदार। अब दोगुनी ताकत से आपके बीच के न्यूज इंडिया टाटा प्ले के चैनल नंबर 532 पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का जो लेटर सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की नौकरी को लेकर सिफारिश की गई। पशुपालन विभाग के सचिव को कहा गया है कि इनको नौकरी में प्राथमिकता दें, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सब इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना ये गलत है, आप किसी की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे खास मेहमान बने हुए हैं। राजू मौर्य जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजू मौर्य जी, आम आदमी पार्टी क्या नजरिया है इसका और क्या सोचती है जो लेटर सामने आया है? सुंदर विषय आपने उठाया। पहले तो मैं कहूंगा कि किसी कोई साथी है वहां से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो बातें ना करें। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे जो शोर है उसको ठीक किया जाए ताकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य जब से बना है तब से इसको यहाँ के माननीयों ने अपनी बपौती समझ लिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है कि कोई मंत्री जी अपनी चिट्ठी के माध्यम से अपने चहेतों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। लगातार कई प्रकरण एक के बाद एक आते रहे। प्रेमचंद अग्रवाल जी हो, चाहे उन्होंने अपने बेटे की नौकरी लगवा दी, तो अगर आप मेयर गामा की बात करें तो उन्होंने भी अपनी बीवी बेटी को सबको सेट कर दिया। आज जो चिट्ठियां सामने आ रही हैं, सिफारिशी चिट्ठियां सामने आ रही हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जो 2 दर्जन से अधिक लोगों की नियुक्तियां जिन्होंने करी, अगर इस प्रकार से ही नियुक्तियां होनी है तो वो उन बच्चों की मनोदशा को समझने की कोशिश करे जो लोग बेचारे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षाएं दे के शिक्षित, प्रशिक्षित, बेरोजगार बच्चे बैठकर धरना दे रहे हैं। अगर इनको इतनी ही फिक्र है कि योग्यता के आधार पर ये सिफारिश चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो क्या जो कोरोना वॉरियर्स बैठे हुए थे इतने समय से, उनके लिए तो एक चिट्ठी नहीं लिखी गई? जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान को जोखिम में रखते हुए सेवा की, उनको निकाल के बाहर कर दिया। उनके प्रति जनप्रतिनिधियों की कोई संवेदनाएं नहीं है, उनके लिए तो एक भी चिट्ठी किसी ने नहीं लिखी। लेकिन अपनी भतीजी, अपनी बेटी, अपने भाई के बच्चे, अपने प्यारों की बीवी, अपने से रिलेटेड जितने लोग हैं, और कितने देखिए कितने दूध के धुले बनते हैं, कहते हैं कि नहीं जी जनप्रतिनिधि हैं तो ऐसा कई बार लिखना पड़ता है, कई बार जब हम संकट में फंस जाते हैं। भाई आ गया, बेटी आ गई, तो अपनी बेटी को लगाना है तो बेटी तो रो के बैठ गई होगी, भाई मेरी नौकरी लगवाइए, आप तो मंत्री हैं। अरे आप उत्तराखंड के बच्चों के हकों पे डाका डाल रहे हैं। आपके बच्चे अगर नई नौकरी पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग मंत्री हैं भाई, आप लोग विधायक हैं, आप उनको व्यापार खुलवा के दे सकते हैं, बड़ा शोरूम खुलवा के दे सकते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड का गांव में रहने वाला बच्चा है, शहर में रहने वाला बच्चा है, जिसके बाप दादा जो है मंत्री विधायक नहीं रहे हैं, उनको नौकरी की नीड है भाई। उनको जो वो तैयारी करते हैं, पूरे साल भर तैयारी करते हैं, जिनकी उम्र निकल रही है, आप उनके बारे में सोचिए। उत्तराखंड को लूटने में लगे हुए हैं। और अगर जो ये आजकल जो चिट्ठियां निकल के सामने आ रही है, इसको देख के तो शर्म आती है, हमको खुद पे भी शर्म आती है। लोग क्या सोचेंगे जनप्रतिनिधियों के बारे में कि ये लोग मंत्री विधायक इसलिए बनते हैं ताकि अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को सेट कर सकें। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से लगातार सिफारिशी चिट्ठियों और अपने चहेतों को सेट करने के अलावा यहाँ पर और कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ बने, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। ये केवल नौकरी ठीक है सर, पीसी थपलियाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, क्या वाकई में जो ये चिट्ठी है ये दर्शाती है, दिखाती कि अपने चहेतों को नौकरियों में प्रमुखता देना ये आशय है, या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सर, क्या सोचना है आपका और यूकेडी का? वो तो है तो कांग्रेसी, क्या पता किस दिन भाजपा। ठीक है राजू मौर्य जी, वापस आएंगे आपके पास। पीसी थपलियाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आज हरक सिंह रावत और यशपाल, ठीक है सर, पीसी थपलियाल जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद पीसी थपलियाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। पीसी थपलियाल जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद जी, सर पीसी थपलियाल जी, आप ही से सवाल है। ठीक है राजू मौर्य जी, आपसे आपकी बात हो गई, और भी लोग हमारे पास हैं, साथ में हैं, आपके पास लौटेंगे। पीसी थपलियाल जी, आप ही से सवाल है सर, अगर आपने मेरा सवाल सुना, क्या ये जो सिफारिश की गई है ये अपने चहेतों को जो नौकरियां हैं उसमें समायोजित करने की कोशिश है, या फिर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये लेटर सामने आया है?
और एक बात और बोल रहा था कोई, जितने बीजेपी मामला है तो सब पेड़ शायद पीसी थपलियाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। जी आ रही है सर, आप ही से सवाल है सर, अगर आपने हमारा सवाल सुना। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बीच में जी, हम चाहेंगे अपने सहयोगी को कि जो शोर है उसे किसी तरह ठीक करें ताकि हमारे गेस्ट जो है उनको परेशानी ना हो। भाजपा के मैं ये कह रहा हूं कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो जवाब यहाँ पे दिए हैं, बहुत शानदार ढंग से, बहुत इंटेलिजेंट ढंग से दिए हैं। और आपने देखा होगा कि आज भाजपा कैसे अनुसरणीय बन गई है माननीय स्वर्गीय तिवारी जी की। देखिए, स्वर्गीय तिवारी जी का अनुसरण कर रहे हैं ये, और स्वर्गीय तिवारी जी ही ने जो भ्रष्टाचार की नींव उन्होंने रखी थी। क्योंकि 20 OSD, मैं तो पूरा वहां का साक्षी हूं, और 20 OSD उन्होंने रखे। किस तरह से जो पैसा कर्ज लाए उसकी बंदरबाट हमने देखी, किस तरह से उन्होंने लाल बत्तियों के डोले लोगों को दिए, और किस तरह से उनका विधानसभा अध्यक्ष बंदर बांट करके जिसको चाह रखा। और अब ये भारतीय जनता पार्टी के 9 सिक्किया भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं कि हमने तो उनसे सीखा। ये था प्रवक्ता का कहना। अब वो जो कांग्रेस का प्रवक्ता है वो बखूबी से जानता है कि जनता की मेमोरी कमजोर होती है, और वो वर्तमान को फोकस करते हुए बताता रहा रेखा आर्या ऐसा दिया और उसने क्यों वो लेटर उधर दे दिया। मेरा कहने का मतलब है कि इस समय इस रणभूमि इस कुरुक्षेत्र का अर्जुन है धामी, और धामी ऐसा अर्जुन है कि उसके वहां से तीर ही नहीं निकल रहे, खड़ा हो गया ऐसी। उसको दिखाई दे रहा है कि उसका मंत्री बोल रही है कि मैंने चिट्ठी मंत्रालय में डाल दी, लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि मंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि नौकरियों के लिए मेरे कार्यकर्ताओं को कहां जाना चाहिए। या तो वो उपनल में भेजती, या वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो खत्म कर दिया इन्होंने वहां भेजती। इसको ये नहीं मालूम कि मेरा अधिकार नहीं है मंत्रियों को चिट्ठी भेजने का। कल मैं इसको बोलूंगा कि मेरे को 15-20 लाख का लोन दिला, या 29 करोड़ का अरब का जो तुमने उसको दे दिया तुम्हारी सरकारों ने अडानी को, वैसे मुझे दिला पाएगी, चिट्ठी लिखेगी उनको नहीं। लेकिन इस समय रेखा आर्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, उसको बिल्कुल हक नहीं है एक दिन भी मंत्री बनने का। दूसरी ओर ये जो विधानसभा अध्यक्ष है, इन्होंने झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट में। अगर मैं मुख्यमंत्री होता इस समय इनकी वो स्टेटमेंट, क्योंकि इन्होंने क्या फायदा उठा रही है कि हमने तो साहब टेम्परेरी रखे, और टेम्परेरी रखने के बाद इन्होंने उनको परमानेंट कर दिया। ये जो चल रहा है इस समय, क्योंकि टेम्परेरी रखने में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला होगा कि यस टेम्परेरी कोई भी रख सकता है, क्योंकि क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉइज का अब डायरेक्ट भर्ती नहीं है। थपलियाल जी, आपको माफी के साथ रोकेंगे। एक बड़ी खबर इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। इस वक्त भी बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। संजय प्रसाद यूपी के प्रमुख सचिव गृह बनाए गए हैं। बड़ी खबर यूपी से। नए प्रमुख सचिव गृह बनाए गए हैं संजय प्रसाद। अवनीश अवस्थी को सेवा विस्तार का मौका नहीं मिला है। उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था। अक्सर देखा जाता है सेवा विस्तार दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें सेवा विस्तार का मौका नहीं मिला है। नए प्रमुख सचिव गृह होंगे संजय प्रसाद। संजय प्रसाद होंगे यूपी के प्रमुख सचिव गृह। और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर, कैसे देखते हैं जो सेवा विस्तार की बात भी चर्चाएं थी कि सेवा विस्तार दिया जाएगा, जो नहीं दिया गया है, और संजय प्रसाद जो हैं उन्हें अब मौका मिला है। सर देखिए, ये शैलेन जी, सेवा विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वो काफी प्रयास किया था, और एक नहीं 2 प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। इंडिया के डीओपीटी डिपार्टमेंट में कंसीडर भी हुआ, लेकिन अब चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन उनके सेवा विस्तार को वहीं से वहां पे नहीं दिया गया। उन्हें कह दिया सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता, गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। और
अवनीश अवस्थी उनका चूंकि अंतिम दिन है, 31 अगस्त को उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये चर्चा तो बहुत चल रही थी। संजय प्रसाद के बारे में कहा जाता है बहुत ही सौम्य किसके आदि हैं, सब बहुत मिलनसार हैं, दोनों एक ही व्यक्ति से मिलते हैं, एक की समस्या समाधान करते हैं। अब कानून व्यवस्था के बारे में इनको काफी ज्ञान है। वो कानून व्यवस्था के बारे में बड़े सख्त अफसर माने जाते हैं। जितना ये सरल है मिलने मिलाने में, वैसे डिसीजन लेने में, क्विक डिसीजन जैसे कहते तुरंत डिसीजन देने की इनमें कार्य क्षमता है। और ये बहुत ही सफल होम सेक्रेटरी के रूप में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का इनका काफी लंबा अनुभव भी है। और ये कुल मिला के संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गढ़ बना दिया है। ये योगी जी का बहुत अच्छा कदम है। शैलेंद्र, बिल्कुल सर, अब देखने वाली बात होगी जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें कही जाती हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि और बेहतर करेंगे, उस दिशा में संजय प्रसाद की क्या भूमिका होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातें जो हैं वो दर्शकों के समक्ष रखी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नए होम सेक्रेटरी होंगे संजय प्रसाद। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल पूरा हो गया था, सेवा विस्तार जो है उन्हें नहीं मिला है और नया नाम जो है प्रमुख सचिव गृह का वो संजय प्रसाद का सामने आया है। अब संजय प्रसाद होंगे प्रमुख सचिव गृह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। वापस हम आएंगे देवभूमि के दंगल में जो चर्चा कर रहे थे रेखा आर्य के पत्र की। कैबिनेट मिनिस्टर है रेखा आर्य उत्तराखंड सरकार में, और उनका जो लेटर सामने आया है उसमें उन्होंने नौकरियों को लेकर सिफारिश की है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। इस खबर से पहले, जो लखनऊ से खबर है उससे पहले पीसी थपलियाल जी कुछ कह रहे थे उस पूरे विषय में, उनकी बात अधूरी रह गई थी। हम चाहेंगे पीसी थपलियाल जी आप अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं यही कह रहा था कि मंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे जो कार्यकर्ता नौकरी के लिए आ रहे हैं, मुझे वहां उनको कहां भेजना चाहिए। इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए उपनल आउटसोर्स एजेंसी बनाई गई थी उत्तराखंड में। अब इन लोगों को, मंत्री लोगों को ये लगा कि जब से हरक सिंह रावत सैनिक कल्याण मंत्री बना, उसने ऐसे नियम कानून बनवा दिए उस मंत्रालय के तहत कि खाली फौजियों के नहीं, बाकी युवा भी यहाँ से लिए जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कल्याण मंत्री, जो सैनिक कल्याण मंत्री थे, उन्होंने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली और जो एमडी होता है उपनल का, वो एक जस्ट रबर स्टाम्प की तरह बिठा दिया। और सारी भर्तियां हरक सिंह रावत ने अपने कार्यकर्ताओं की उस समय उपनल के माध्यम से पूरे रुद्रप्रयाग जिले में जितने ऑपरेटिंग स्टेशन है, पानी के, बिजली के सब स्टेशन है, सारे उनके एम्प्लॉई हैं। और कितना कितना पैसा लेके किया गया मुझे सब मालूम है। और जिस व्यक्ति ने एक काम किया था उसका कत्ल भी हो गया था, उसका कत्ल भी ढक्कन में हो गया। अब समस्या आती है, मैं पूरी व्यवस्था जानने के कारण मेरा मन स्थिति विद्रोही हो चुकी है। इसलिए लोग कई बार बोलते हैं कि इसको हो क्या गया है, क्योंकि मैं हर चीज देख रहा हूं। यहाँ पे अधिकारियों ने कंसल्टेंसी के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाया है। इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर अपने इन अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रही है। इस छोटे छोटे बच्चों की तरह हमें बहका रही है, जनता को बहका रही है। ये हमें दुख होता है। ये जिम्मेदार लोग हैं, इनको अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से विपक्षी पार्टी अब बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, क्या कुछ सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। सीधे आएंगे, कुलदीप जी मरसद बने हैं। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी वक्त से बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? वापस कुलदीप जी के पास आएंगे, कुछ तकनीकी खामी कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधे सुनीता जी के पास ही आएंगे। सुनीता जी, आपने सबको सुना, सबका ये कहना है कि ये जो है नियम विरुद्ध है। ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी मंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की सिफारिश करे। जी देखिए, मैंने यहाँ पे उस खाली एक पत्र की बात की थी। मैंने पहले ही क्लियर किया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी भर्तियां हैं जिनमें भी विधि सम्मत जो है कार्य नहीं किया गया है, उस पे अच्छी तरह से जांच करके एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे
जहाँ पे हमारे छात्रों का, हमारे युवाओं का अहित ना हो, और जहाँ पे भी विसंगतियां पाई जाती हैं उसको कहीं पे भी, जहाँ पे कोई भी हो, उसमें किसी ने भी कुछ भी किया हो, उनको जो है जवाबदेही देने का पूरा उनको उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर किसी एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहे, मैंने पीछे से इसलिए बात करना चाहिए, एनडी तिवारी जी का मैंने इसलिए नाम लिया था कि जो नींव उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी, उसी रूपरेखा में आगे सभी लोग कार्य करते रहे। लेकिन आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उस पे कार्य करती है। आज अपनी ही पार्टी में कई लोगों के बीच में आने के बावजूद धामी जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ज्यादा सराहनीय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी शुरुआत हुई है, और ऐसा मानना है कि शुरुआत में जब आप एसटीएफ के माध्यम से जब ऐसी नेटवर्किंग में आपने ऐसी कड़ियों को जोड़ा है और आज सलाखों के पीछे भेजा है, तो निश्चित रूप से उनको किसी न किसी का संरक्षण संवर्धन दोनों रहा होगा। मैं तो ये भी कहूंगी क्योंकि ये चीजें कोई भी बिना किसी संरक्षण के नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़े ऑफिसर होते हैं, इतने बड़े बड़े पद पे बैठे होते हैं, वो तक अपने आप कोई चीज जो है नियमा विरुद्ध नहीं कर सकते। तो एक जो कुक है, जो एक रेडी वाला है, जो आज एक फोटोस्टैट वाला है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? सवाल ये नहीं है आज की हमको विपक्ष क्या बोल रहा है, आज प्रदेश में जिस चीज की जरूरत है। ठीक है, सुनते जाएंगे क्योंकि कुलदीप जी तक अब आवाज जा रही है और काफी वक्त हो गया, कुलदीप जी से हम नहीं जुड़ पाए। कुलदीप जी, आपने सबको सुना, चाहे कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, और पीसी थपलियाल जी का जो कहना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या किसी मंत्री को यह अधिकार मिलता है कि वो किसी सिफारिश करके उसको नियुक्तियां जो है दिलवा दे, या फिर जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कर सकता है, या फिर गलत है? सर देखिए शैलेंद्र, ये उत्तराखंड में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के राजकीयकरण का दौर है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी समझ गए। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनका राजकीयकरण किया जा रहा है। ठीक, उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से ही जिस प्रकार की यहाँ अव्यवस्थाएं रही, और समय के साथ साथ इन अव्यवस्थाओं को ही व्यवस्था मान लिया गया, और जो उसके परिणाम निकल करके आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं कि जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं यहाँ आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड में नहीं है, बिल्कुल उत्तराखंड विधानसभा में भी नहीं है। ठीक, लेकिन भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, इनके लोगों ने यहाँ चुनाव भी लड़े हैं, ये यहाँ के विधानसभाओं में भी रही हैं और ये यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। ये किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कुछ समय पहले। अरे भाई साहब, चिट्ठियां तो आप भूल गए। आपके यहाँ की चिट्ठियां भी तो सोशल मीडिया पे और तमाम चैनलों पे ट्रेंड कर रही हैं। भाजपा की भी चिट्ठियां ट्रेंड कर रही हैं। हाँ, अभी यूकेडी की तरफ से चिट्ठियां नहीं आई हैं जी, और अगर खोदेंगे तो शायद यूकेडी की चिट्ठियां भी निकल करके आएंगी क्योंकि इनके लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो ये तीनों राजनीतिक दल और इनके तमाम कार्यकर्ता, जब भी जिसको मौका मिला, इन लोगों ने अपने लोगों को राजकीय नौकरियों में लगाया है। हम आज रेखा आर्य को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? सिर्फ रेखा आर्य ही क्यों कटघरे में है? देखा जाए तो उत्तराखंड का कौन विधायक, कौन मंत्री कटघरे में नहीं है? मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि एक निवेदन पत्र लिख देने से, जिससे स्कूल में छुट्टी नहीं मिलती थी, पहले गुरुजी के सामने तथ्य प्रस्तुत करने पड़ते थे, 2 थप्पड़ और मिलते थे, तब जाकर के आधे दिन की छुट्टी मिलती थी। यहाँ नौकरी मिल जाती है उस कागज पर। लेकिन कुलदीप जी, आपको लगता नहीं जो प्रथा चली आ रही है बरसों से, उत्तराखंड जो परंपरा चली आ रही है, उसको रोकने की जरूरत है? अब ऐसा कोई एक्शन लिया जाए, चाहे वो कोई मंत्री हो, ताकि दोबारा ऐसा कुछ ना हो सामने कि आप फिर से किसी को लेटर लिखें सिफारिश के लिए। कुलदीप जी, देखिए, नहीं बिल्कुल शैलेंद्र, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप जिस आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, राजनीति में उस आदर्शवाद का होना नामुमकिन है एक तरीके से।
लेकिन यहाँ चूंकि हम जिन तथ्यों पर बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जब राज्य बना था, हम लोग भी ग्रेजुएशन करके नए राज्य में पहुंचे थे, तो जब पहली भर्ती आई और वो भर्ती थी उत्तराखंड पुलिस में दरोगाओं की और कांस्टेबल की, तो वो केस आज भी बंद नहीं हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के 2 IPS संलिप्त थे, दरोगा भर्ती घोटाला। उसके बाद जो दूसरा प्रकरण आया वो पटवारियों से संबंधित था, कई बड़े नेताओं के नाम आए, हमने भी 14 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी। ठीक, उसके बाद जो परीक्षा आई वो PCS की परीक्षा आई, और वो भी 2 साल पहले उसके फॉर्म भरे गए थे, 3 साल उसको लग गए परीक्षा होने में। आज भी उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग और इसकी परीक्षाएं कटघरे में है। अधीनस्थ चयन आयोग तो अभी इसको बने जुम्मा 5-7 साल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले की जो और भी चीजें रही हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ अव्यवस्थाओं को व्यवस्था मान लेना यहाँ नियति बन गया। आपने धीरे धीरे और इन लोगों ने जो किया, ये मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि इनके जो हम देखते हैं, अपने बड़ों से जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। आपके वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे जो भी राजनीतिक दल है, उनके वरिष्ठ ने खींची, उनको उनके भाई जिम्मेदारी थी उनके कार्यकर्ताओं की, उन्होंने उस लकीर को आगे बढ़ाया। किसने नहीं भर्ती करी? शुरुआत के दौर से जब पहली विधानसभा थी, किसी ने यह सोचा कि जब राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की विधानसभा में जब विधेयक रखे गए होंगे कि भाई जो विभागीय ढांचा खड़ा किया जाना है, उसको लेकर के जो अवस्थापना विकास के कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के, तो किसने वो कागज बनाया होगा, किसने वो लेटर टाइप किए होंगे, वो लोग कौन थे, वो लोग कहां से आए, किसी ने सोचा इसके बारे में? उसके बाद की व्यवस्था, आज हम बहुत सारी चीजों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और उत्तराखंड विधानसभा में तो स्थिति ये है शैलेंद्र की आज तक, बल्कि अगर मैं इसमें चाहूंगा कि हमारे प्रवक्ता, अगर मैं गलत हूं कहीं पर तो मुझे इस पर थोड़ा सा क्लियर करें कि क्या उत्तराखंड विधानसभाओं में भर्ती को लेकर के आज तक कोई परीक्षा हुई है? और अभी हाल ही की बात है कुलदीप जी, बैकडोर से नियुक्तियां हुई हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उत्तराखंड में, उसको घेरने का काम नहीं जी शैलेंद्र, ये हाल ही की बात नहीं है, उसके पहले शुरुआत से वही मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये हाल ही की बात नहीं है, हाल में तो ये मामला उजागर आया है। लेकिन अगर भर्तियां नहीं हुई हैं आज तक, तो ये इतने कर्मचारी कहां से आ गए भाई विधानसभा में? विधानसभा में ताला लगाना तो छोड़िए, ताला तो अब सवाल कुलदीप जी है कि क्या हम अच्छी जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे राजनेता हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं विधानसभा, वो अच्छाइयों का अनुसरण करेंगे या जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उनका अनुसरण करते रहेंगे? ये परंपरा प्रथा चलती रहेगी या अब इसको रोकने की जरूरत है? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों को अपना स्वमूल्यांकन करना होगा। हमने आज अगर हम बात करते हैं तमाम राजनीतिक दलों की, तो इस समय देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भी उसकी सरकार है। मोदी जी के कितने रिश्तेदार किन सरकारी नौकरियों में हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल चर्चा होती है। आप भले ही विरोध करें एक दूसरी पार्टी का, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बिल्कुल भले आप कांग्रेस पार्टी को घेरे, कांग्रेस पार्टी बीजेपी घेरे, देश के प्रधानमंत्री से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है, जिन्होंने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति, किसी रिश्तेदार को कहीं नियुक्त करने के लिए सिफारिश नहीं की। अब हम ये उम्मीद करते हैं इस चर्चा के बाद, और सुनीता विद्यार्थी जी सहमत होंगी कि अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में है, इस बार वही एक शुरुआत कर दे, ताकि जो सिफारिशों का जो दौर चलता आ रहा है पिछले कई सालों से, वो थम जाए, वो रुक जाए। फिलहाल के लिए समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो लेटर है वो वायरल हो गया है, रेखा आर्य का, उसको लेकर सियासत जो है उत्तराखंड की गर्मा गई है। 4 लोगों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने। कांग्रेस पार्टी कहना ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके पहले जब सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही हैं तब भी बहुत सारे लेटर सामने आते रहे हैं। अब जरूरत है क्या अब इस पर लगाम लगेगी, ये चीजें रुकेंगी, और जो पात्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।